हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज़ आशीष मौर और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इस चैप्टर को जो है हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग बर्थ कंट्रोल तक देखेंगे, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझेंगे, उसके एम के बारे में समझेंगे, उसके प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे, कैसे उसको हटाया जाए इसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में समझेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के काज पढ़ेंगे, कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को प्रिवेंट किया जाए उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ साथ हम लोग बर्थ कंट्रोल देखेंगे। बर्थ कंट्रोल में हम लोग देखेंगे क्या कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जो बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल करेंगे, जिसमें हम लोग नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, ओरल मेथड, आईयूडी, इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करोगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अगर किसी भी ह्यूमन को प्रॉपर रिप्रोडक्शन करना है तो ऐसे कंडीशन में बहुत उनके हेल्थ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर आप देखोगे, रिप्रोडक्शन के लिए अगर वो पर्सन सोशली, मेंटली, फिजियोलॉजिकली अगर वो वेल बीइंग है तो उसी को हम क्या नाम देंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन, इसके अलावा इसके प्रॉब्लम, साथ साथ इसके एम, और गवर्नमेंट के जरिए कई सारे जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल किया गया। वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब आप बात करोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आप टोटली जो है वेल बीइंग है रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स में, मतलब फिजियोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, बिहेवियरली और सोशली, तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होगा? गुड होगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किसी भी पर्सन को रिप्रोडक्शन के लिए मेंटली, फिजियोलॉजिकली, इसके साथ साथ बिहेवियरली, इमोशनली, सोशली वेल बीइंग होना चाहिए, जिसको आप क्या नाम दोगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से जानोगे। अब देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम हैं जो इससे एसोसिएटेड होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन कौन से प्रॉब्लम हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। मतलब किस वजह से किसी पर्सन का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है वो बैड होता है। तो सबसे पहला जो उसमें होता है क्या, सबसे पहले आप देखोगे लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस की कमी होती है, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ उतना अच्छा या गुड नहीं होता। दूसरा, लिटिल नॉलेज रिलेटेड विथ पर्सनल हाइजीन एंड हाइजीन फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लोगों को पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है। साथ साथ हाइजीन की अगर आप बात करोगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, इसके बारे में भी लोगों को कम नॉलेज होता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तीसरा क्या है? स्प्रेड ऑफ नंबर ऑफ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस रिलेटेड विथ सेक्स इशूज़। आप देखोगे कि गांव में या फिर आपके आसपास बहुत सारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मिथ और मिसकंसेप्शंस स्प्रेड किए रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें, भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती हैं जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो मिथ्स और मिसकंसेप्शन के जरिए भी हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से वो एक रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा अर्ली मैरिज, पहले के ज़माने में बहुत जल्दी मैरिज हो जाती थी, और अर्ली मैरिज क्या करता था? हाई मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को क्या करता था? इंक्रीज करता था। मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों को क्या करता था? इंक्रीज करता था। MMR
और IMR, इन दोनों को इंक्रीज करने का काम करता है कौन? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम होंगे? सबसे पहला, उनमें अवेयरनेस की कमी होगी। दूसरा, उनको लिटिल नॉलेज होगा किससे रिलेटेड? पर्सनल हाइजीन या इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हाइजीन की। बहुत सारे मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस स्प्रेड किए होंगे जिसके थ्रू उसके अंदर उसको नॉलेज नहीं होगा इसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कि कैसे उसको जो है गुड किया जाए। इसके साथ साथ अर्ली मैरिज लीड टू मैटम, बहुत पहले जो है बहुत समय मतलब अर्ली एज में ही जो है शादी वादी हो जाती थी, जिससे मदर या मैटरनल की जो डेथ रेट होती थी वो इंक्रीज़ कर जाते थे, मतलब वहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को देखा जाता था, साथ साथ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को भी वहाँ पे देखा जाता था। क्लियर? और क्या इशू हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कॉमन अकरेंस ऑफ STD, मतलब कुछ डिजीज़ होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, मतलब मेल और फीमेल के कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिटेड होते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिटेड होते हैं। तो इनके बारे में जो उनको लिटिल नॉलेज होता है, जो प्रॉब्लम होता है एसोसिएटेड किससे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। इसके साथ साथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है? सडनली जो है पॉपुलेशन का इंक्रीज कर जाना। तो अचानक से रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो भी एक क्या है? एक प्रॉब्लम होता है जो एसोसिएटेड होता है किससे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो अलग अलग हमने प्रॉब्लम देखे जो जुड़े रहते हैं किससे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या? स्ट्रेटजी रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या होती है? एसोसिएटेड होती है। तो स्ट्रेटजी की अगर आप बात करोगे तो अगर आप देखोगे वर्ल्ड लेवल पे और साथ साथ देखोगे अगर सेंट्रल लेवल पे, तो दोनों लेवल पे जो है कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया जिसके ज़रिए कैसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गुड करें, कैसे इससे होने वाले डिजीज़ को कंट्रोल करें, इसके बारे में स्ट्रेटजी जो है बनाई गई। तो इसमें अगर आप देखोगे इंडिया जो है, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, इंडिया जो है ये फर्स्ट कंट्री है विच स्टार्ट द प्लान रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसने सबसे पहले स्टार्ट किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक प्लान को ऑन द नेशनल लेवल, एक राष्ट्रीय लेवल पे। फैमिली प्लानिंग, सबसे पहला देखो क्या प्लान उसने डेवलप किया। तो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया इन इंडिया, कब किया था? 1951 में। 1951 में उन्होंने जो है सबसे पहले फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया। तो ये आपको ये याद रखना है, 1951 फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया गया इंडिया के अंदर। दूसरा जो है RCH, इसको भी आपको याद रखना है, जिसको आप कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को लॉन्च किया गया कब? अक्टूबर में 1997 में, 1997 में RCH को जो है लॉन्च किया गया अक्टूबर 1997 में। ये दोनों क्या है? एक प्लान, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको इस्टेब्लिश किया गया इंडिया के अंदर, और इंडिया पहला जो कंट्री था जिसने एक प्रॉपर प्लानिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या किया? इशू किया। क्लियर? तो आपको एक याद रखना है फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट किया गया था? 1951 में। और दूसरा याद रखना है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कब था? 1997। क्लियर है? तो 2 ईयर आपको ये याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों की। अगर आप बात करोगे इन दोनों प्लान को ऑर्गेनाइज क्यों किया गया, तो इनको ऑर्गेनाइज करने का सबसे पहला रीज़न था ये लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, और सबसे पहला प्रॉब्लम अवेयरनेस की कमी। उस अवेयरनेस की कमी को ये क्या करता है? प्रोवाइड करने का काम करता है। तो प्रोवाइड अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। किस टाइप का अवेयरनेस? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सपोर्ट हैं, उनको वो प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन करता है? ये जो प्रॉपर प्लान जो इस्टेब्लिश किया गया इंडिया के अंदर,
जैसे RCH, इसके अलावा फैमिली प्लानिंग, इनके जरिए जो है ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। क्लियर? तो ये हमने देखा, एक हमने देखा क्या प्रॉब्लम और एक हमने देखा क्या स्ट्रैटेजी। अब हम लोग समझेंगे किसको, एम को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एम क्या होता है। देखिए, एम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला काम क्या है, क्यों हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला एम क्या है कि ये लोगों के बीच में क्या करें, अवेयरनेस प्रोवाइड करें, टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड विथ ऑल रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों की अगर आप बात करें, अवेयरनेस की बात करें, तो अवेयरनेस को लोगों को प्रोवाइड की जाए। कैसे प्रोवाइड किया जाए, बहुत सारे पोस्टर, बैनर्स, ऑडियो, वीडियो, इसके जरिए एड्स दिखा करके जो है लोगों को क्या किया जाता है, अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है। प्रिंट मीडिया, पेपर में छाप करके, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके जरिए। तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी जो है उनके ज़रिए जो है लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है। कैसे प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारे ऑडियो वीडियो एड्स दिखा करके, प्रिंट मीडिया के जरिए, पेपर के जरिए, इन सब के जरिए जो है लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके। इसके साथ साथ टू प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन इन स्कूल टू क्लियर अबाउट लेस नॉलेज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मीन्स स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है सेक्स एजुकेशन को पढ़ाया जाए, सेक्स से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ाया जाए, ताकि जो है स्टूडेंट्स को क्या कर सकें, उनको जो है अवेयरनेस प्रोवाइड किया जा सके। जिनको लिटिल नॉलेज है, जिनको क्लियर नॉलेज नहीं है, तो उनमें वो नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके जो आसपास के लोगों को जो है अवेयर कर सके। इसके अलावा टू प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन कम्युनिटी, इसके ज़रिए जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कम्युनिटी के अंदर, जैसे अबाउट एडोलसेंस क्या है, प्रेगनेंसी क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, इन सब के बारे में जो है अवेयरनेस या प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जाए लोगों को, स्टूडेंट्स को, बहुत सारे आसपास के पर्सन को। इससे क्या होगा, इससे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो प्रिवेंट होगा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होगा, गुड होगा। ये सारी अवेयरनेस को प्रोवाइड किया जाता है और जो भी प्रॉब्लम होता है उससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड उनको जो है दूर किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, और अगर हम देखें टू एडुकेट यंग मैरिज कपल्स टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो यंग कपल्स होते हैं उनको क्या करें, मैरिज कपल्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस को क्रिएट करें, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जानकारियां हैं उनको दी जाए। और क्या क्या की सकती हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मदर रिलेटेड या पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद जो है कैसे जो है केयरिंग की जाए, कैसे केयरिंग की जाए मदर की, तो उस मदर को केयरिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड की जाए। टू राइज द मैरिजेबल एजेस, जो मैरिजेबल एजेस हैं उनको भी क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। टू लेसन द प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी बाय प्रमोटिंग ART। जो भी इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, इनफर्टाइल मीन्स ऐसे कपल्स जो अनेबल है किसी यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में ART को लाया जाता है और ART के ज़रिए उनको प्रमोट किया जाता है। मतलब ART के थ्रू अब वो क्या कर सकते हैं, किसी भी यंग वंस को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस ART का पूरा नाम होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। इसकी अगर हम बात करें तो इसको पूरा नाम से जाना जाता है। तो इनफर्टाइल कपल्स के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए ART को स्टेबल किया जाता है, ताकि ART के थ्रू जो कपल्स अनेबल हैं यंग वंस प्रोड्यूस के लिए, उनमें यंग वंस को प्रोड्यूस कर पाए। तो बहुत सारे टेक्निक हैं ART के, उन टेक्निक को हमको लास्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? अभी मैंने बताया, जब पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज करने लगे,
तो ऐसे को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। क्या है देखिएगा, लिखा है क्या, द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अचानक से बहुत तेजी से जो है कोई पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाए तो उसी को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। कुछ डाटा जो एनसीईआरटी ने दिया है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। अगर आप वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करोगे 1900 में 1900 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था वो क्या था, 2 बिलियन था। 1900 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था, विश्व की जो जनसंख्या थी वो 2 मिलियन थी। 2000 में इस कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 7.2 बिलियन पॉपुलेशन हो गया। ये वर्ल्ड लेवल पे है। अगर वहीं पे हम इंडिया की बात करें, इंडिया पॉपुलेशन की बात करें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद अगर आप देखोगे उस दौरान जो पॉपुलेशन था वो कितना था, 350 मिलियन था। मई 2000 की अगर हम बात करें, मई 2000 जो सेंसस था, जो जनगणना हुई, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ, क्रॉस कर गया कितना, 1 बिलियन जो है ये क्रॉस कर गया। मई 2011 की बात करें सेंसस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन था वो कितना था, वो क्रॉस कर गया 1.2 बिलियन। तो आप देख रहे हो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करता जा रहा है। और अगर हम 2020 की बात करें तो लगभग कितनी है, 1.38 बिलियन। तो पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं कि कैसे इंक्रीज करता जा रहा है। ये कुछ डाटा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसको आपको याद रखना है। 1900 में 2 बिलियन था वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2000 में 6 बिलियन हो गया, 2011 में 7.2 बिलियन हो गया। इंडिया पॉपुलेशन की बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान जो है 350 मिलियन था। मई 2000 में जो है क्रॉस कर गया 1 बिलियन और मई 2011 में क्रॉस कर गया 1.2 बिलियन और 2020 में कितना हो गया, 1.38 बिलियन। तो ये अलग अलग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या है, डाटा जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काजेज ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। काजेज ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन मीन्स क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसके वजह से इंडिया की पॉपुलेशन या ह्यूमन का पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया। सबसे पहले देखोगे, सबसे पहला जो इसमें डाटा दिया हुआ है, ये सब एनसीईआरटी का डाटा है, डिक्रीज इन द डेथ रेट। जो डेथ रेट थे वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से डेथ रेट डिक्रीज किया, बर्थ रेट इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट जो डाटा है डिक्रीज इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, MMR जिसको आप कहते हो, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो था वो डिक्रीज कर गया, जिसके वजह से पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है डिक्रीज इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR जिसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब जो है जो बच्चों के मृत्यु दर है वो क्या हो गया, कम हो गया, जिसके वजह से बर्थ रेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा, ऐसे में पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज मीन्स कि जो मैरिजेबल एज वाले पर्सन हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन वाले आर्गन जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, ऐसे पर्सन के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से पॉपुलेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो आप रीज़न देखोगे, 4 रीज़न या काजेस, पहला है डेथ रेट का डिक्रीज करना, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का डिक्रीज करना, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का डिक्रीज करना, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोडक्टिव एज जो है उसके नंबर्स क्या हो जाने, डिक्रीज हो जाने। ये सभी चीज़ें जो हैं पॉपुलेशन को क्या करती हैं, इंक्रीज करती है। लेकिन अगर आप इन चारों की बात करो, ये जो फैक्टर हैं ये मेन फैक्टर नहीं होते हैं जो ग्रोथ रेट को क्या करें, इंक्रीज करें। इनकी वजह से जो है ग्रोथ रेट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होता है। एक्चुअल में द मेन रीजन फॉर द
रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो मेन रीजन होता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का, सबसे पहला होता है इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज। आप पहले देखोगे हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज थी, हेल्थ फैसिलिटीज थी, वो थोड़ा सा उतना डेवलप नहीं था। और अब आप देखोगे जैसे जैसे हम लोग जनरेशन हम लोग का इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे मेडिकल जो इक्विपमेंट हैं वो मॉडिफाइड होते जा रहे हैं, उनमें चेंजेस होते जा रहे हैं और नए नए तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट आने लग रहे हैं। और यही मेडिकल इक्विपमेंट क्या कर रहा है, लोगों की जान बचा रहा है, जिससे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जिससे अगर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें या पॉपुलेशन की बात करें, उसकी ग्रोथ रेट की बात करें, वो इंक्रीज कर जाता है। बेटर लिविंग कंडीशन, हमारी जो लिविंग कंडीशन है पहले की तुलना में और अब की तुलना में बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम देखें कि पहले अलग अलग तरह का अनफेवरेबल कंडीशन होता था, जिसमें मोस्ट ऑफ दी पर्सन डेथ कर जाते थे, जैसे बहुत ज़्यादा विंटर, बहुत ज़्यादा समर। लेकिन अब क्या है, उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया है ह्यूमन, जिसकी वजह से वो इन कंडीशन में भी वो ईजिली सर्वाइव कर लेता है। और इसी बेटर लिविंग के कारण जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मेन रीज़न ये है इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, और दूसरा क्या है, बेटर लिविंग कंडीशन। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये दोनों जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। क्लियर? तो हमने आज के यहाँ पे जो टॉपिक हमने देखा कि एक तो हमने देखा क्या, प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी के अलावा एम्स, और फिर हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को देखा, वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखा, इंडिया पॉपुलेशन को देखा, फिर हमने देखा रीज़न क्या है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है जिसको आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अगर हम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 जनगणना की अगर हम बात करें, जो पॉपुलेशन को बताता है, तो वहाँ पे कुछ आप टाइम देखोगे, जैसे आप देखोगे 1981 टू 1991, उस दौरान जो बर्थ रेट था वो 30.5 था, डेथ रेट जो था वो क्या था 9.4, और ग्रोथ रेट जो था वो क्या था 2.11। 1991 टू 2001 की अगर हम बात करें तो 26.0 बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट कितना हो गया 8.0 हो गया, और ग्रोथ रेट कितना हो गया 1.8 हो गया। 2001 से 2011 की बात करें तो यहाँ पे जो आप बर्थ रेट देखोगे वो हो जाएगा कितना 22.22। आप एक चीज़ देख रहे हो, डेथ रेट जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है, और जब डेथ रेट डिक्रीज करेगा तो डेथ रेट क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमारा जो बेटर जो कंडीशन हमको मिल रहा है, साथ साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उन सब चीज़ों के वजह से ये डेथ रेट डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आप ग्रोथ रेट देखोगे 1.58, मतलब अगर हम 1991, 2001 और 2011 का कंपेयर करें तो आप देख रहे हो कैसे डेथ रेट डिक्रीज करता जा रहा है। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे मेथड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अगर जनसंख्या जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो हम कैसे इसको कंट्रोल करें। सबसे पहला काम क्या है, टू एडुकेट पीपल एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। सबसे पहले लोगों को जागरूक किया जाए, साथ साथ अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। राइजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, जो गर्ल्स और बॉयज़ की जो मैरिजेबल एज है उनको भी इंक्रीज करें। अब भी बढ़ गया है, गर्ल्स की जो मैरिजेबल एज थी, जो डाटा है एनसीईआरटी में वो 18, और बॉयज़ की क्या है 21। अभी ये एज क्या हो गए हैं, इंक्रीज कर गए हैं। और क्या है, टू एडुकेट कपल्स फॉर फैमिली प्लानिंग, लोगों को जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाए, फैमिली प्लानिंग के बारे में। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में बताया जाए कि कैसे जो है बर्थ रेट को कम किया जाए, कैसे जो है प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जाए। इन इंडिया
टू स्लोगन फॉर ए फैमिली। इंडिया में एक स्लोगन दिया गया फैमिली के लिए, क्या था? हम दो हमारे दो। मीन्स अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो हम दो हों और क्या हो, हमारे दो हों। ऐसा अगर हम स्लोगन लेकर के चलेंगे, घर घर में दो कपल्स और उनके दो बेटे हों, तो ऐसे में अगर आप देखोगे दो बेटे या दो बेटियां, दोनों में से कोई, तो ऐसे में आप देखोगे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज अगर हो, उनके बारे में जानकारी हो लोगों को, उसके ज़रिए भी हम पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, राइजिंग होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे मेथड थे जिसके ज़रिए हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर आप बर्थ कंट्रोल की बात करोगे, बर्थ कंट्रोल होता क्या है? डेफिनेशन की अगर हम बात करें बर्थ कंट्रोल की, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करता है इन स्मॉल फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करके क्या करता है, किसी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का काम करता है या किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। जब भी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर आप बात करोगे, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब स्टॉप प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को क्या किया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। और प्रेगनेंसी को जो स्टॉप किया जाएगा तो जिस मेथड का यूज़ किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं? उससे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके कुछ आइडियल फीचर्स होने चाहिए। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, हम ये कैसे जानेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले कि जो भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कर रहे हो वो हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब कोई ना कोई यूज़फुल हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो या अगर बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हो। अगर आप देखोगे तो ऐसे वाले जो है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होंगे। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में क्या क्या होगा? सबसे पहले वो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए। यूज़र फ्रेंडली मीन्स उनको आसानी से यूज किया जा सके। अगर आसानी से यूज करेंगे तो वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होगा। इसके अलावा ईजिली अवेलेबल, मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो, तो वो भी क्या होगा, जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को आप क्या कहोगे, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, इफेक्टिव भी हो और रिवर्सिबल भी हो। लेस और नो साइड इफेक्ट्स, उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो या फिर बहुत कम साइड इफेक्ट्स हो। नो इंटरफेयरिंग विथ सेक्सुअल ड्राइव्स, मतलब जो इच्छा शक्ति होती है सेक्सुअल कांटेक्ट की उसको वो कम ना कर दे। ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अगर होगा तो वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट लो कास्ट हो, उसकी प्राइस क्या हो, कम हो। तो अगर ये सारे फीचर देखोगे, ये सारे फीचर बताते हैं किसको, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को। क्लियर है? तो क्या क्या है, यूज़र फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, लेस आर नो साइड इफेक्ट्स, नो इंटरफेयरिंग विथ सेक्सुअल ड्राइव्स एंड लो कास्ट। ये सारे फीचर जिसमें होंगे वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहला है एक नेचुरल मेथड, दूसरा होता है बैरियर मेथड, तीसरा है ओरल मेथड, चौथा होता है आईयूडी जिसको आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हो, पांचवा इजेक्टेबल या इम्प्लांट्स, और 6 नंबर पे क्या होता है, सर्जिकल मेथड। तो ये 6 आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मिलेंगे जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का काम करेंगे। तो ये कौन कौन से हैं इनको हम लोग देखेंगे। जब आप नेचुरल की बात करोगे तो नेचुरल में आपको 3 टाइप मिलेगा। एक होगा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा होता है जिसको आप कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, और तीसरा होता है जिसको कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरोइया। तो नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमिनोरोइया, ये 3 टाइप आप नेचुरल मेथड में देखोगे। तो ये अलग अलग मेथड है, 6 मेथड है। इन्हीं 6 मेथड को आपको क्या करना है, हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, नेचुरल मेथड को। चलिए
नेचुरल मेथड क्या है? नेचुरल मेथड क्या है? एक नेचुरल तरीके से हम क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम के कांटेक्ट को नहीं होने देते। क्या है? इट इज ए वर्क ऑन द अवॉइडिंग मेटिंग ऑफ स्पर्म विथ ओवम बाय नेचुरली। नेचुरल मेथड में हम क्या करते हैं, स्पर्म की ओवम के साथ जो कांटेक्ट है उसको अवॉइड किया जाता है और ये नेचुरली किया जाता है। कौन कौन सा तरीका है? सबसे पहला तरीका होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? देखिए क्या लिखा है, इन दिस प्रोसेस और मेथड द कॉपुलेशन अवॉइड इन ओवुलेटरी फेज। अगर मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग, क्वाइटस या सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है तो जो ओवुलेटरी टाइम होता है, जो ओवुलेटरी फेज होता है, उस दौरान अगर हम कॉपुलेशन को प्रिवेंट करते हैं मेल और फीमेल के बीच में तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओवुलेटरी फेज क्या होता है? जो 10 से 17वां दिन होता है, 10 to 17 डेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, उस साइकिल के दौरान अगर आप देखोगे तो वो ओवुलेटरी फेज माना जाता है, मोस्टली 14 या 15 डेज में। तो उस दौरान अगर मेल और फीमेल के बीच में जो कांटेक्ट है उसको प्रिवेंट किया जाए तो हम आसानी से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सेकेंड इज क्या है? क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस क्या है? देखिएगा, जब आप क्वाइटस इंटरप्टस की बात करोगे तो ये क्या होता है? एट द टाइम ऑफ मेटिंग, जब मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होता है, द मेल पार्टनर विथ विड्रॉल हिज पेनिस। जो मेल पार्टनर है वो अपने पेनिस को विड्रॉल कर दे, बाहर निकाल ले, फ्रॉम कहाँ से? आउटसाइड द वजाइना, वजाइना से बाहर निकाल ले, और फिर जो स्पर्म का एजुकुलेशन है वो वजाइना के बाहर हो जाए। ऐसे प्रोसेस को हम क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। मतलब मेल और फीमेल के बीच में जब मैटिंग होता है तो जब स्पर्म का एजुकुलेशन का टाइम होता है उस दौरान जो विड्रॉल ऑफ स्पर्म है वो वजाइना के आउटसाइड अगर मेल करता है तो ऐसे में चांसेस नहीं होते हैं किसके? प्रेगनेंसी के। तो ये भी एक तरीका है क्वाइटस इंटरप्टस जिसके जरिए आप प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हो? प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरोइया। लैक्टेशनल एमिनोरोइया की अगर आप बात करोगे, ये लैक्टेशनल पीरियड के दौरान देखा जाता है, आफ्टर प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद और 6 मंथ से पहले, प्रेगनेंसी के बाद जो 6 मंथ आएगा उससे पहले आप देखोगे उस दौरान जो फेज होता है वो लैक्टेशनल वाला फेज होता है। मतलब फीमेल में मिल्क का सेक्रेशन होता है। अगर उस दौरान कोई कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल के बीच में तो बहुत कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी को, वो एक सेफ जोन हम कह सकते हैं। इन दिस प्रिंसिपल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद जो है, जो लैक्टेशन का पीरियड होता है वो एक सेफ होता है फॉर कॉपुलेशन, जहाँ पे आप देखोगे एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन। मतलब प्रेगनेंसी के बाद, पार्चुरेशन के बाद आप देखोगे फीमेल के अंदर ओवुलेशन नहीं होता, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा तो ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ओवम से होगा नहीं। तो ये एक सेफ जोन होता है जिसको आप क्या नाम देते हो? लैक्टेशनल एमिनोरोइया कहा जाता है। तो ये 3 आप देखोगे 3 फेज है, तीनों फेज एक सेफ जोन होता है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस, और तीसरा क्या है? लैक्टेशनल एमिनोरोइया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड क्या है? बेस्ट मेथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए और सबसे सेफ मेथड। इट प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्पर्म एंड ओवम। ये स्पर्म और ओवम के बीच में कॉन्टैक्ट को क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द सर्विक्स और यूट्रस। या तो सर्विक्स की हम बात कर रहे हैं या फिर यूट्रस की बात कर रहे हैं, दोनों में से किसी के अंदर ये एंट्री नहीं होने देता, प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल में सबसे पहला नाम आता है सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम और वॉल्व्स। ये क्या है? सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम और वॉल्व्स
ये क्या होते हैं, एक डिवाइस होते हैं जो बैरियर मेथड को करते हैं, और ये डिवाइस जो है रबर के बने होते हैं। पहले देखिए लिखा है क्या, कंसिस्ट ऑफ रबर, ये सभी जो होंगे सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, वॉल्स, ये रबर के बने होते हैं। फिटेड इन द वजाइना विच कवर द सर्विक्स, यहाँ पे मैंने देखिए बनाया, ये है एक फीमेल वजाइना, और इस फीमेल वजाइना में ये जो पोर्शन देख रहे हो ये है सर्वाइकल कैप्स। ये सर्वाइकल कैप सर्विक्स से पहले इसको फिट किया जाता है, और ये क्या करेगा, स्पर्म को अंदर एंट्री नहीं देगा। साथ साथ इसके अंदर कुछ फ्यूम्स या जेलीज फिलअप होते हैं, या स्पर्मिसाइडल क्रीम्स फिलअप होते हैं, जो स्पर्म को क्या करता है, किल करने का काम करता है। तो स्पर्म को सर्विक्स में या यूट्रस में एंट्री नहीं देता है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सर्विक्स और यूट्रस, ये यूट्रस या सर्विक्स में क्या करेगा, स्पर्म की एंट्री नहीं होने देगा। ये कौन करेगा, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम या वॉल्स, ये तीनों रबर के होते हैं, और सर्वाइकल रीजन में इनको क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्डोम, सबसे सेफ और सबसे सुटेबल मेथड, सबसे बेस्ट मेथड। ये भी जो होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं किससे, रबर के, और इनको मेल और फीमेल दोनों के जरिए यूज़ किया जाता है, मतलब मेल कॉन्डोम भी आता है और फीमेल कॉन्डोम भी। नेक्स्ट जो काम होता है वो क्या करता है कि जो कॉन्डोम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू वजाइना, वजाइना के अंदर जो है वो स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। और ये कौन करता है, ये कौन करता है, कॉन्डोम। इसके साथ साथ दे हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनको ये प्रिवेंट करने का काम भी करते हैं, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं, जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। ये सभी जो एग्जाम्पल होते हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। फीमेल कॉन्डोम आल्सो नोन एज फेमिडोन, जो फीमेल कॉन्डोम होता है उसको फेमिडोन के नाम से भी जानते हैं, मीन्स मेल और फीमेल दोनों टाइप के कॉन्डोम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो कुछ एग्जांपल्स अगर की हम बात करें तो एग्जांपल्स में आप देखोगे कुछ आते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स, दीज आर यूज्ड अलोंग विद द सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स, इन सब के साथ इनका यूज़ किया जाता है। और ये क्या करते हैं, उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे यूज अलोंग विद द वॉल्व, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम, एंड दे इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी बाय बैरियर मेथड। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। तो जो रबड़ के जो सर्वाइकल कैप्स, वॉल्व्स, डायफ्राम यूज़ किए जाते हैं उन्हीं के साथ ये स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम का भी यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा बैरियर मेथड के बारे में। अब हम लोग देखेंगे किसको, हम लोग देखेंगे आईयूडी के बारे में। आईयूडी को हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से जानते हैं। और इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नाम से पता चला है, इंट्रा का मीन्स इनसाइड, यूटेराइन का मतलब यूट्रस, डिवाइस मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इन डिवाइसेस को इंसर्ट डॉक्टर या नर्स के थ्रू किया जाता है, उनके प्रेजेंस में किया जाता है। और ये करते क्या है, तो यहाँ पर लिखा है क्या, दिस आर इंसर्टेड इन फीमेल वजाइना बाय डॉक्टर और नर्सेस। ये डॉक्टर या नर्सेस के जरिए फीमेल वजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं। दिस डिवाइसेस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म। ये डिवाइसेस जो है ये प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म को। ये लाइन आपको याद रखना है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछता रहता है। तो इन डिवाइस का काम होता है स्पर्म का ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते, और इम्प्लांटेशन ऑफ या प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। किसी वजह से अगर एक का फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसका इम्प्लांटेशन होने से ये रोकने का काम करते हैं। कौन करता है, आईयूडी, जिसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से जानते हैं। एंट्री ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस अप टू द यूट्रस। आईयूडी का अगर यूज हो भी रहा है, जैसे सपोज करिए कि ये एक फीमेल यूट्रस है, इस यूट्रस में आप देखोगे एक कॉपर टी का यूज़ किया गया है। ये कॉपर टी एक आईयूडी है जिसको कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के नाम से जानते हैं। अब ये कॉपर टी करता क्या है, ये देखिएगा, ये कुछ ऐसा यूज़ किया गया है,
ये कॉपर का बना होता है। स्पर्म यहाँ से एंट्री करेंगे लेकिन ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाते हैं, और इसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? ये आईयूडी करता है। मीन्स स्पर्म की एंट्री यूट्रस में होती है लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाते। आईयूडी नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी। आईयूडी जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट नहीं करते हैं, बिकॉज द स्पर्म ऑफ एंट्री अप टू द यूट्रस, क्योंकि स्पर्म की जो एंट्री होती है वो यूट्रस तक होती है, और कब होगा? जब कॉपुलेशन होगा बिटवीन द मेल एंड फीमेल के बीच में। अब आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है क्या? टाइप्स ऑफ आईयूडी में, जिसमें एक आपको मिलेगा जिसको आप कहते हो क्या? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। सेकेंड जो होता है इसको कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और थर्ड जो होता है जिसको हम कहते हैं हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। ये 3 आईयूडी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसको? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। दिस आईयूडी आर, जिसको आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस कह रहे हो, दिस डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक के बने होते हैं, और ये करते क्या हैं? ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म रखते हैं। फैगोसाइटोसिस मीन्स स्पर्म को ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अगर स्पर्म की एंट्री होती है यूट्रस में, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इनका शेप कुछ ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल है आईयूडी का जिसको हम लिपर्स लूप के नाम से जानते हैं। ये है लिपर्स लूप, और इस लिपर्स लूप्स को जो है यूज़ किया जाता है, यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है डॉक्टर या नर्स के प्रेजेंस में, और ये क्या करता है? स्पर्म की अगर एंट्री होती है तो उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो पहला है क्या? टाइप नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है लिप्स लूप। नेक्स्ट जो होता है जिसको हम कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कहते हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एक ऐसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो कॉपर को रिलीज करते हैं। और कॉपर करता क्या है? सप्रेस द मोटेलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोटेलिटी या मूवमेंट की जो कैपेसिटी होती है उसको सप्रेस करने का काम करता है, साथ साथ फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये जो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है ओवम के साथ, उस कैपेसिटी को भी ये प्रिवेंट करने का काम करता है। और ये दोनों फंक्शन कौन करेगा? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी करता है। क्लियर? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में सबसे पहला एग्जाम्पल है कॉपर टी, दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है कॉपर 7, और तीसरा आपको याद रखना है मल्टीलॉयड 375। कॉपर टी शेप का होता है, कॉपर 7 जो है ये 7 शेप का होगा, और मल्टीलॉयड 375 ये कुछ इस शेप का होता है। इन तीनों को इंसर्ट किया जाता है इस यूट्रस के अंदर, जो स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक जाने नहीं देता। नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में अगर आप देखोगे, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या होता है कि कुछ आईयूडी ऐसे होते हैं जो हार्मोन से कंसिस्ट होते हैं, और इनका काम क्या होता है? ये एक अनसूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं इम्प्लांटेशन की, मतलब ये इम्प्लांटेशन को होने नहीं देते। इसके साथ साथ फॉर सर्विक्स हॉस्टाइल ऑफ स्पर्म। सर्विक हॉस्टाइल मीन्स सर्विक्स के अंदर एसिडिक कंडीशन को इंक्रीज कर देता है, और साथ साथ स्पर्म जब एंट्री होती है तो मोस्ट ऑफ द स्पर्म इस एसिडिक कंडीशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये काम होता है किसका? हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी का। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है प्रोजेस्टेसर्ट। प्रोजेस्टेसर्ट एक हार्मोन रिलीजिंग है, और दूसरा आपको याद रखना है LNG-20। LNG-20 भी क्या है? एक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होता है। LNG को हम लेवेनोगैस्ट्रल के नाम से भी जानते हैं, जो एक सिंथेटिक स्टेरॉयड हार्मोन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो डिवाइस आप देख रहे हो, जो आईयूडी है, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड होते हैं इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड होते हैं, वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा दिस कॉन्सेप्टिव हैव मैनी ड्रॉबैक्स। इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और ये क्या था? हमने देखा किसको? आईयूडी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में। मतलब कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको ओरली भी इनटेक किया जाता है।
तो सबसे पहले दीज आर कंसिस्ट ऑफ हार्मोनल प्रिपरेशन सच एज प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये हार्मोन से बने हुए होते हैं। ये केमिकल मेथड होता है, इसको केमिकल मेथड के भी नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हार्मोन का यूज़ होता है। ये प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। इनके भी जो है आप देखोगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के भी डिवाइड हैं। एक होता है स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेलीज आप कहते हो। जब आप इस स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेलीज की बात करोगे, सबसे पहले इन जेलीज को यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। ये स्पर्म को किल करने का काम करते हैं और ये कंसिस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड। ये जो होते हैं लैक्टिक एसिड से बने होते हैं, सिट्रिक एसिड से बने होते हैं और पोटेशियम पर मैग्नेट से कंसिस्ट होते हैं। और ये एक टैबलेट होते हैं जिनको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। क्लियर? ये हार्मोनल प्रिपरेशन से कंसिस्ट होता है। दूसरा होता है कुछ फिजियोलॉजिकल या ओरल डिवाइस होते हैं। इनको ओरली इंटेक किया जाता है माउथ के थ्रू। और ये कौन इंटेक करता है? फीमेल इंटेक किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ, ये जो है एक प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना होता है। और ये करता क्या है? FSH और LH के लेवल को ये डिक्रीज करने का काम करता है। जब FSH और LH डिक्रीज करेगा तो वहाँ पे ओवुलेशन नहीं होगा। साथ साथ ये एक कंबाइंड पिल्स होता है, एक सिंथेटिक स्टेरॉइड से बना हुआ पिल्स होता है जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन की सिमिलर होता है केमिकल, उसी से ये बना होता है जिसको आप कहते हो क्या? ये ओरल केमिकल मेथड। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बात करोगे ये करता क्या है? जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो ओवुलेशन को इनहिबिट करते हैं, इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द नेचर ऑफ सर्वाइकल म्यूकस विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। मीन्स इम्प्लांटेशन को नहीं होने देंगे, साथ साथ ओवुलेशन को रोक देंगे। और अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो वो क्या करेंगे? म्यूकस का जो नेचर है उसको चेंज कर देंगे। अब वो म्यूकस क्या करेगा? मोस्ट ऑफ द स्पर्म को किल कर देगा। ये सारा काम कौन करता है? ओरल मेथड। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे एक माला डी मिलेगा जिसको डेली यूज किया जाता है, सहेली जिसको वीकली यूज किया जाता है। इट हैज़ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, इनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू देखने को मिलेगा। इनके पास कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, विथ फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स। इट वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, उनके जरिए इसको जो है प्रिपेयर किया गया है। सहेली की अगर आप बात करोगे, सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल है, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल सिनक्रोमैन। ये एक केमिकल से बना होता है जिसको आप सिनक्रोमैन के नाम से जानते हो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, नो साइड इफ़ेक्ट्स, और वाइडली यूज इन इंडिया। और इसका यूज़ जो होता है ये वाइडली यूज़ किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। एक तो ये नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्शन है, ये सिनक्रोमैन मॉलिक्यूल से बना होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इनको जो है इंडिया के अंदर वाइडली यूज़ किया जाता है। ये सारे जो है फीचर किसके हैं? सहेली के। क्लियर? तो ये हमने देखा किसको? ओरल मेथड को। अब हम लोग समझते हैं इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स के बारे में। क्या है इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स? दीज आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये भी हार्मोन से बने होते हैं, या तो प्रोजेस्ट्रॉन से बने होंगे या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से बने होंगे। इंजेक्ट या इम्प्लांट इन द आर्म ऑफ स्किन। इसको जो है स्किन जो होता है, आर्म का जो स्किन होता है, उस स्किन में इसको इम्प्लांट्स किया जाता है। और ये कुछ ऐसे देखोगे, यहाँ पे मैं लिखा है, ये जो है ये कुछ ऐसे होते हैं और इसको यहाँ पे स्किन में इंसर्ट करने का काम किया जाता है। वेरी इफ़ेक्टिव पिल्स, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 72 आवर विद इन, ये क्या होता है? क्वार्टर्स के 72 आवर विद इन ये दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। करता क्या है? ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा जो एंट्री ऑफ स्पर्म को रखेगा। मतलब
स्पर्म की एंट्री होने को प्रिवेंट करने का काम करेगा। जब सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा तो मोस्ट ऑफ द स्पर्म को क्या कर देगा, किल कर देगा। नॉर प्लांट्स एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स का। इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स का एक एग्जाम्पल है। और ये सभी आप देखोगे ये क्या है, ये आप देखोगे ये 6 इन नंबर में होता है। और ये 6 वाला जो है इसको स्किन के अंदर इम्प्लांट्स किया जाता है, जो हार्मोनल प्रिपरेशन से बने होते हैं। डॉक्टर या नर्स के थ्रू इनको इम्प्लांट्स किया जाता है, ये इसी को इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स कहते हैं। ये भी हार्मोनल प्रिपरेशन से। अच्छा, जो हार्मोनल प्रिपरेशन से होगा उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसको आप कहते हो क्या, सर्जिकल मेथड। ये एक ऐसा मेथड है या डिवाइस है जिसमें परमानेंट स्टॉपेज किया जाता है प्रेगनेंसी का। इसमें 2 नाम मिलेगा, एक होगा ट्यूबेक्टॉमी और एक मिलेगा वैसेक्टॉमी। जब आप ट्यूबेक्टॉमी की बात करोगे जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है, और एक होता है वैसेक्टॉमी जिसमें वास डिफरेंस को कट करके जोड़ दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, जिसको वैसेक्टॉमी कहते हैं। तो वैसेक्टॉमी इज रिलेटेड टू द कट एंड टाइट ऑफ वास डिफरेंस एंड ट्यूबेक्टॉमी इज रिलेटेड विद द कट एंड टाइट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। वैसेक्टॉमी को नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एबिलिटी जो होती है स्पर्म फॉर्मेशन की वो नहीं होती है। मीन्स स्पर्म तो बनता है लेकिन इसका एजुकुलेशन नहीं होता है। एजुकुलेशन के दौरान केवल सीमेन रिलीज होगा, उसके अंदर कोई स्पर्म आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये है क्या, ये है सर्जिकल मेथड के बारे में। हम लोगों ने जो है कैसे जो है बर्थ को कंट्रोल किया जाए, क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके प्रॉब्लम क्या है, उसके एम्स क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सारी चीज़ें देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक तो वहाँ पे एमटीपी के बारे में समझेंगे, और दूसरा हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे क्या वहाँ पे कैसे जो है इनफर्टिलिटी को किया जाता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है, और कैसे कई सारे टेक्निक का यूज़ करके इनफर्टिलिटी को हटाया जाता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।